ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर पहले बना लूँ, डिजाइन कर लूँ। ठीक है जी। तो ये मेरे पास सर्वर है। बेसिकली सर्वर क्या होता है, सर्वर पे जो है हम लोग अपनी वेबसाइट्स वगैरह रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि उस पे पोर्ट फॉरवर्डिंग्स वगैरह और इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शंस दोनों जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि दोनों कनेक्शंस आ जा सकते हैं। उनके बारे में आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल, काम है सर। ठीक है, तो वो कनेक्शंस ओपन होते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन क्लाइंट साइड पे जो है वो कनेक्शन, यानी कि आउटगोइंग कनेक्शन तो होता है, यानी कि नहीं, रिक्वेस्ट जाती है, रिजल्ट आता है। रिक्वेस्ट जा सकती है, यानी कि आउटगोइंग कनेक्शन जा सकता है, और यानी कि आ नहीं सकता, उसमें रिजल्ट वापस आता है। ठीक है, तो मेरे पास एक मेरी साइट है, ये मेरा पीसी है, मेरे पास एक मेरी साइट है mysite.com, और मैंने सर्वर पे एक स्पेस परचेज किया जिसको हम सी पैनल का नाम देते हैं, और वहां पर जाके मैंने अपनी वेबसाइट जो है वो रख दी। उस वेबसाइट को रखने के बाद अब डीएनएस क्या करता है, डीएनएस को सब पीसीज की आईपीज पता होती है कि कौन से पीसी पे क्या चीज रखी हुई है। आईपी एड्रेस हर पीसी का यूनिक होता है और उसको वो पता होता है। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई मेरी वेबसाइट है mysite.com, वो जाके व्यू करो। यहाँ से ये व्यू करेगा, एक आईपी जनरेट होगी जिसमें जो है रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई ये पीसी mysite.com जो है वो कॉल करना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये डीएनएस क्या करता है, डीएनएस बेसिकली एक नेविगेटर है जो वन टाइम आपको बता देता है कि भाई इस आईपी पे ये चीज रखी हुई है। तो ये आईपी इसको पता है और इसने उठा के इसको दे दी। जब ये इसको दे देगा तो ये कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली हो जाएगा, यानी कि अब डीएनएस बीच में नहीं आएगा और ये आपस में कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ से रिजल्ट वापस आएगा। अब मेरी जो वेबसाइट है वो इन लैंग्वेजेस पे बेस्ड करती है। अब ये जो 4 लैंग्वेजेस हैं, ये 4 लैंग्वेजेस हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज है ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। क्यों? इसलिए कि ये वेबसाइट जो है वो मेरे पास बनी हुई है इन 5 लैंग्वेजेस पे, और ये कहाँ रखी हुई है, इस सर्वर पे मेरे पास मौजूद है ये वेबसाइट। ठीक है, इस सर्वर पे मौजूद है। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या होगा, ये 4 लैंग्वेजेस, ये चारों की चारों लैंग्वेजेस जो कि सर्वर पे मौजूद हैं, ये उठ के क्लाइंट में आ जाएंगी विद देयर कोड, और यहीं पे ये जो लैंग्वेजेस हैं यहीं पे ये एग्जीक्यूट होंगी और यहीं पे रिजल्ट देंगी। ठीक है, लेकिन पीएचपी क्या करेगी, पीएचपी एग्जीक्यूट सर्वर पे होगी और रिजल्ट क्लाइंट पे देगी, यानी कि उसका कोड जो है वो क्लाइंट में नहीं आएगा। क्लाइंट में कोड नहीं आएगा तो कोड को कॉपी नहीं किया जा सकता, कोड को बीच से कहीं से उसकी जो है वो मिरर नहीं बनाया जा सकता। तो पीएचपी इस वजह से सिक्योर है, और इसी वजह से इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। यहां तक क्लियर? कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। ठीक है, तो पीएचपी को इसलिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, अब HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये जो लैंग्वेज है करती क्या है? यहाँ आ गया HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप, JS, और यहाँ पर आ गई ये है PHP। ठीक है, अब ये जो HTML है, HTML मेरे पास जो है वो व्यू बनाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को व्यू करने के लिए यूज होता है। CSS मेरे पास स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। बूटस्ट्रैप मेरे पास रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है। अब बूटस्ट्रैप जो है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली ये चीज है कि ये मैंने अगर 12 इंच एलईडी पे या 12 इंच एलसीडी पे जो है मैंने अगर अपनी वेबसाइट बनाई है और उसको मैं मोबाइल व्यू में देखना चाहता हूँ या किसी भी चीज में उसको देखना चाहता हूँ, तो वो चीज उस हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाती है, यानी कि उसमें स्क्रॉलर शो नहीं होता। ऑटो एडजस्ट का मतलब ये होता है कि उसमें स्क्रॉलर शो नहीं होता, फिट टू स्क्रीन हो जाती है, चाहे उसको आप मोबाइल में ओपन करें चाहे इसको आप प्रोजेक्टर में ओपन करें। तो बूटस्ट्रैप मेरे पास रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होती है। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट मेरे पास लॉजिक्स है। ठीक है,
और PHP जो है वो भी मेरे पास लॉजिक का काम करती है, जो कि स्क्रिप्टिंग है। इसको मैं एक आसान वर्ड्स में, आसान एग्जांपल में स्टूडेंट्स को समझाता हूँ जो उनको याद रह जाता है। वो इस तरह से कि HTML जो है वो मेरे पास एक बंदा है जो कि व्यू है मेरे पास, और CSS मेरे पास इसकी क्लोथिंग्स है, यानी कि किस स्टाइल के कपड़े ये पहनता है, किस चीजों के ये कपड़े पहनता है। तो CSS मेरे पास इसकी क्लोथिंग्स है, और बूटस्ट्रैप जो है किस उसके फिटिंग के ये कपड़े पहनता है, कितने फिट ये पहनता है, किस साइज के ये कपड़े पहनता है। तो बूटस्ट्रैप मेरे पास वो चीज है। और जावास्क्रिप्ट मेरे पास क्या है, इसका ब्रेन है, यानी कि इसको जो चीज पता चलेगी वो चीज ये करेगा, यानी कि ये इसका ब्रेन है। ठीक है, यहां तक कोई इशू, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप समझ सकते हैं। नहीं सर, तो सिर्फ दो लैंग्वेजेस जो इस पिक्चर से में नहीं है, एक तो क्या C++ CSS सेम ही चीज है, और दूसरी पाइथन। पाइथन, ठीक है। अब आते हैं पाइथन पे। पाइथन बेसिकली जिस तरह से हमारे पास PHP वर्क कर रही है, इसी तरह से हमारे पास पाइथन है, सेम एज इट इज पाइथन है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या चीज है, पाइथन के अंदर है कि पाइथन का सिंटैक्स बहुत आसान है। पाइथन का सिंटैक्स बेस्ड करता है इंग्लिश लैंग्वेज पे। दूसरी चीज, क्या चीज चेंज है, पाइथन यूज करता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर हमारे पास रन टाइम पर ही रिजल्ट देता है, यानी कि उसी वक्त वो उस रिजल्ट को, यानी कि जो चीज हम उसे क्वेश्चन अगर देते हैं तो उसी वक्त वो रिजल्ट दे देता है। और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो कंपाइलर यूज करती हैं। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पहले आपसे आपका जो है कोड लेता है, फिर उस कोड को कंपाइल करता है, उसके बाद रिजल्ट देता है किसी और स्क्रीन पे। लेकिन इंटरप्रेटर उसी टाइम उसी स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दे सकता है। ये पाइथन के अंदर होता है। पाइथन का सिंटैक्स बहुत आसान है, इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड करता है। और इसके अलावा पाइथन में कोई जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स वगैरह यूज नहीं होते। तो इस वजह से भी पाइथन का कोड बहुत आसान है। और पाइथन मल्टीपल जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है, जैसे कि मशीन लर्निंग में पाइथन है, इसके अलावा डेटा एनालिसिस में पाइथन यूज हो रही है, इसके अलावा पाइथन रोबोटिक्स में यूज हो रही है। तो इसी तरह से वेब में यूज हो रही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में यूज हो रही है। तो पाइथन काफी चीजों में यूज हो रही है, इस वजह से पाइथन ऊपर जाती जा रही है। और C++ जो है, C++ बेसिकली हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की फील्ड में आता है, जिसपे हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं। इन पे हम वेब डिजाइन करते हैं। पाइथन में एक छोटा सा हमारा डेस्कटॉप का भी सेक्शन है, यानी कि पाइथन में हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथन वेब के लिए भी यूज होती है। तो अभी मैं आपको वेब के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, वेब पे क्या क्या चीजें होती हैं। जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे चलेंगे, फिर उसके बाद में उसमें आपको मैं C++ और इन चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ठीक हो। यहाँ तक क्लियर है? कोई हाँ। चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ वो जो कॉन्सेप्ट आपने कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, और वर्ड यूज, इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर तो मुझे समझ आ गई कि इंटरप्रेटर रन ये टाइम पे सिर्फ का, रिजल्ट देते हैं। हाँ रन टाइम पे उसको इंटर, लेकिन सॉरी इसमें डिफरेंट दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। कंपाइलर जो है वो आपसे पहले आप उसको कोडिंग्स वगैरह आप करते हैं, कोड करने के बाद वो उस कोड को कंपाइल करता है, यानी कि उस कोड को आप चेक करते हैं कि भाई इसमें कोई एरर तो नहीं है। एक ऑप्शन होता है जिसमें आप चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद वो रिजल्ट आप प्रिंट कराते हैं। लेकिन पाइथन में वो डायरेक्टली रन टाइम पर ही, यानी कि उसी इन्वायरमेंट के अंदर ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन कंपाइलर उस इन्वायरमेंट के अंदर आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। और ये सारे लैंग्वेजेस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है या? नहीं नहीं, पाइथन में इंटरप्रेटर है, बाकी सब में कंपाइलर है। बाकी सब में कंपाइलर है, पाइथन में इंटरप्रेटर, तो बाकी सब में वो कंपाइलर ही कंपाइल करके उसका रिजल्ट भी देगा, या जी जी, वो पहले कंपाइलर कंपाइलर ही कंपाइल कंपाइल करेगा करके और रिजल्ट फिर? देगा। कंपाइलर ही ठीक हो कंपाइल गया, करके रिजल्ट देगा। ठीक हो गया, ठीक है, पता चल। अच्छा जी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब बिल्कुल, इसके लिए थैंक यू। हम जो है वो एक एडिटर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है VS कोड। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ गूगल पे आते हैं। गूगल पे आने के बाद मैंने यहाँ पर आके लिखा डाउनलोड VS कोड। ठीक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे आके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये इस तरह से आपके पास व्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर, मैं कर ही रहा हूँ साथ साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कर लें। जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे कह रहा है सिलेक्ट एडिशनल टास्क। उसमें कुछ मैं वो मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट करना ऐड ओपन विद कोड एक्शन जो विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कंटेक्स्ट में, इन ये 2-3 टास्क दे रहा है, तो सिलेक्ट करना है या छोड़ना है? आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर करें। बताइए जब आपको नजर आ रही है। नहीं, मुझे शो नहीं हो रही। नहीं हो रही, सॉरी, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है, नहीं सिंपली आप नेक्स्ट कर दें। सिंपली नेक्स्ट कर दूं, ठीक है। मैंने उसमें पाइथन किया हुआ था, लेकिन आई थिंक वो बहुत टाइम लेता है ओपन होने में, पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ये ज्यादा बेटर हो, विजुअल स्टूडियो। VS कोड को ओपन करने के बाद मैं आया फाइल में। फाइल में आने के बाद ओपन फोल्डर, और यहाँ पर आके डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है XYZ, और सेलेक्ट फोल्डर कर दिया मैंने इसको। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद सबसे पहले ये जो आपका स्पेस है, ये आपका फोल्डर यानी कि फोल्डर की डायरेक्टरी है जिसमें आप फाइल्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल बनाई, ABC या किसी भी नाम से आप बना लें। मैं इंडेक्स के नाम से बना रहा हूँ, index.html। इंडेक्स के नाम से मैंने क्यों बनाई? इंडेक्स बेसिकली हमारे पास ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब यानी कि मैं जिस वक्त XYZ के फोल्डर को ओपन करूंगा, इसमें बहुत सारी फाइल्स बनी हुई हो सकती हैं, about.html, contact.html, लेकिन मैं जिस वक्त XYZ के फोल्डर को ओपन करूंगा तो index.html फाइल को ये ऑटो कॉल कर लेगा। यानी कि index.html फाइल को मेन फाइल भी कहते हैं, उसको ये ऑटो कॉल कर लेगा। फाइल में कहीं भी बनी हुई हो इसको ये ऑटो कॉल कर लेगा, इसलिए index.html की फाइल बनाई जाती है। अब HTML का कोड करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पर आके लिखना है HTML, और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं HTML5 मेरे सामने आ रहा है, और उस पे आके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये मेरे पास एक स्केच आ गया HTML के कोड का, जिसमें मैं आके कोडिंग्स वगैरह अपनी करूंगा। ठीक है, टाइटल मेरे पास हमेशा जो है टॉप पे शो होता है। हम यहाँ पे आके व्यू कर लेते हैं। XYZ में आया, XYZ में आने के बाद इंडेक्स पे आया, तो ये मेरे पास यहाँ टाइटल शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट। ये मेरे पास मेरा टाइटल है, यहाँ पर हमेशा मेरे पास टाइटल शो होता है, और जो भी मैं काम करूंगा वो बॉडी टैग के अंदर करूंगा। इसमें H1 के टैग, उसमें जो भी टैग्स आएंगे वो सब बॉडी के टैग्स के अंदर करूंगा।
ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आके H1 का टैग लिखा, जो कि हेडिंग का टैग है मेरे पास। मैंने H1 लिखा और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया वेलकम। ठीक है, वेलकम लिखने के बाद मैं यहाँ आया, यहाँ आके रिफ्रेश किया तो मेरे पास वेलकम लिखा हुआ आ गया। इसके बाद मेरे पास H1 से लेके H6 तक मेरे पास टैग्स हैं। H1 से लेके H6 तक मेरे पास टैग्स हैं। जैसे जैसे टैग बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी साइजिंग जो है हेडिंग की वो स्मॉल होती जाएगी। H2 मैंने लिखा, यहाँ पर आके मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने आके लिखा H3, H4 में भी कुछ भी लिख दिया, H5 कुछ भी लिख दिया और H6 इसमें भी मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं जिस जिस तरह टैग हमारे पास बढ़ते गए उसी तरह हेडिंग्स के साइज वगैरह मेरे पास स्मॉल होते गए। क्लियर है? ठीक, सही। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास टैग होता है पी फॉर पैराग्राफ। मैंने सिंपली पी लिखा, एंटर प्रेस किया और इसके बीच में आके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और ये मेरे पास पैराग्राफ का टैग है। और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया। ठीक है, एक दो टैग और कराता हूँ, उसके बाद आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा और आप कीजिएगा, मैं आपको चेक करूंगा। अगर आपको कोई एरर होगा तो मैं आपको उसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, ठीक, अच्छा जी, पी का टैग है। अब मुझे बीच में एक लाइन चाहिए जो कि मेरे पास पेज ब्रेक करे, तो लाइन मेरे पास एच आर के टैग से आती है। मैंने एच आर लगा दिया सिंपली एक, और उसके बाद ये मेरे पास एक ब्लैक लाइन आ गई जो कि मेरे पास पेज ब्रेक कर रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर यहाँ देखिए मैंने इसको लाइन ब्रेक कर दिया तो जाहिर सी बात है इसकी लाइन ब्रेक होनी चाहिए, तो लाइन ब्रेक यहाँ पे नहीं हो रही। लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर का टैग मैं यूज करता हूँ। बी आर दो दफा लगाया तो दो दफा लाइन ब्रेक हो जाएगी। बी आर फॉर ब्रेक लाइन। ठीक है जी, अच्छा, अब ठीक। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, आप प्रैक्टिस करें, मैं आपको जो है वो चेक करता हूँ। न्यू फाइल, हाँ बिल्कुल क्लिक करें इस पर। नहीं नहीं, H1 का टैग लगाना है आपने। ऊपर हेलो वर्ल्ड भी रिमूव करें, उसको भी टैग में लिखें। हाँ बिल्कुल, इस टैग के बीच में, बिल्कुल ठीक।
H3, H4, H5, H6. सिर्फ P का टैग आएगा, सिर्फ P. ठीक है, सेव करें और व्यू करें. ठीक है, ठीक है. अच्छा जी, तो अच्छा मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर, अच्छा मैं आपको इसी वीडियोस यानी कि ये जो हमारी क्लासेस होती हैं इसकी आपको वीडियोस भी प्रोवाइड हो जाएंगी. और
हेलो। जी 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 सर, वो पता नहीं क्या हुआ, लॉस हो गया सर। जी। अच्छा, तो आपको जो है इस लेक्चर की वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी। आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो सेंड कर दीजिएगा। गूगल क्लासरूम पे आपको मैं ऐड कर दूंगा, आपकी क्लासरूम बना दूंगा, और आप की जो वीडियोस होंगी, आपकी जो फाइल्स वगैरह होंगी, हम लोग डेली बेसिस की जो काम वगैरह करेंगे मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, और वहां से आप डाउनलोड करके आप अपने लेक्चर्स वगैरह व्यू भी कर सकते हैं, और आपको असाइनमेंट्स वगैरह जो मिलेंगे वो भी वहीं पे मिलेंगे, और आपने वहीं पे सबमिट भी कराने होंगे। ठीक है सर, मैंने ये ईमेल इधर ही शेयर कर दिया, आपको मिल गया होगा, mbatti1986@gmail.com। जी बिल्कुल ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दिया आपने। सॉरी, ग्रुप में शेयर करना मैंने, वो टीम्स में मैं कर देता हूँ। ये सर हो गया। ठीक है ठीक है, मैं आपको ऐड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। आपके पास एक नोटिस आ जाएगा कि आपको जो है इनविटेशन लिंक सेंड कर दिया गया है, तो आप उसमें जाके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके ठीक है, अब हम जो है थोड़ा सा और आगे करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको टास्क देता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद अब फॉर एग्जांपल मुझे इसमें स्पेसेस चाहिए, यानी कि काफी ज्यादा स्पेस चाहिए। तो काफी ज्यादा स्पेस के लिए मेरे पास टैग यूज होता है एंड NBSP। ठीक है, इसी ये एंड NBSP इज इक्वल्स टू 1 स्पेस को कॉपी किया, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, जितने स्पेसेस आपको चाहिए आप इसको सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम व्यू कर लेते हैं फाइल को। यहाँ पर आके हमने इसको व्यू कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस आ चुका है। वे- सर तो वही काम अगर हम बार बार स्पेस प्रेस करके लेंगे तो वो नहीं होगा, अचीव नहीं होगा। नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस देता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आए और रिफ्रेश किया, तो इसमें सिर्फ सिंगल स्पेस काउंट होता है, दैट्स इट। ओके ठीक ओके। है, उसके लिए हमें टैग्स यूज करने पड़ते हैं एंड NBSP के। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल। सर जी इससे जी इससे फर्क नहीं पड़ता ये, मे बी स्टूपिड क्वेश्चन, लेकिन ये HTML का ये जो स्पेस इसमें एक से ज्यादा बार अगर देना है तो हमेशा आपको NBSP का टैग यूज करना नहीं पड़ेगा। वो फर्क नहीं पड़ता आप विजुअल बेसिक में काम करें या किसी में भी, HTML की ये फंडामेंटल है। नहीं नहीं, आप चाह रहे हैं कि आप ये कोड बार बार यूज ना करें ना, हाँ हाँ। तो इसके लिए भी हम लोग जब CSS पे जाएंगे, तो CSS पे हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग वहां से पैडिंग देते हैं। पैडिंग मींस स्पेसेस। तो वहां पे जब हम पैडिंग यूज करेंगे ना, तो हमें इस टैग के यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे आपको सिखाना है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मेरा मतलब है एज लॉन्ग एज अगर कुछ और आप यूज ना करें, कोई भी और मेथड अपना यूज करें, HTML का ये फंडामेंटल रूल है कि वो एक से ज्यादा स्पेस नहीं देगा जब तक आपने ये टैग यूज ना किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक है। CSS को जब आप HTML से कंबाइन कर लेते हैं, तो CSS ठीक है। के थ्रू हम लोग HTML में स्पेसेस दे सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस टैग। बिल्कुल मैं समझ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर आके अगर मुझे ओमनी को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पर आके यू का टैग दूंगा। ठीक है, यू का टैग मैंने दिया, और क्लोजिंग पॉइंट जो है वो ओमनी के बाद प्रेस करूंगा, तो इसका मतलब है ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, तो ओमनी मेरे पास देखें अंडरलाइन हो चुका है। अब ओमनी को इसी तरह मुझे बोल्ड करना है, तो बोल्ड के लिए बी का टैग यूज होगा। बी को यहाँ पर आके मैं इसको ओपन करूंगा, और यहाँ क्लोजिंग पॉइंट जो है वो ओमनी के बाद रखूंगा, तो ये मेरे पास ओमनी जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ओमनी बोल्ड हो गया। इसी तरह ओमनी को इटैलिक करने के लिए आई का टैग यूज होता है। यहाँ पे आगे आई का टैग यूज किया, और क्लोजिंग पॉइंट मैंने ओमनी के बाद रखना है, और यहाँ पे आके इटैलिक हो गया, और यहाँ पे आगे मैंने रिफ्रेश किया, तो ओमनी मेरे पास इटैलिक हो चुका है। ठीक है ठीक जी, हो गया। अब मेरे पास ये मेरे पास टैग्स हैं। ठीक, अब मेरे पास एक और चीज आती है, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट किस तरह से आती है? यूएल हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट।
UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैंने UL का टैग लगाया, UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसमें डॉट 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 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। UL के बाद LI देना है, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया एप्पल, उसके बाद एक और LI दिया और उसमें आगे मैंने लिख दिया बनाना, उसके बाद एक और LI दिया, उसमें आगे मैंने लिख दिया ग्रेप्स। और तो ये यानी कि UL स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट LI जो है वो UL के अंदर आएगा या OL के अंदर आएगा, तब जाके ये लिस्ट बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आगे मैंने रिफ्रेश करके चेक किया तो ये देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरे पास एक बन चुकी है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पे, जो कि OL है। OL दिया, OL के अंदर भी LI दिया, LI में आके मैंने लिख दिया एप्पल, उसके बाद LI दिया, LI के बाद मैंने लिख दिया बनाना, उसके बाद मैंने LI दिया, LI के अंदर आके मैंने लिख दिए ग्रैप्स, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ये मेरे पास 1 2 3 के फॉर्मेट में मेरे पास चलती जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये मेरे पास UL है और OL है, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये आपका एक वेब पेज है, ठीक है। इस पे आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग 1, ठीक है। उसके बाद आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने हेडिंग देनी है और फिर आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करना है, पैराग्राफ यूजिंग ठीक है जी। उसके बाद फिर से आपने एक हेडिंग देनी है और आपने पैराग्राफ यूज करना है, पैराग्राफ यूजिंग ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और ये जो हेडिंग होगी, ये मेरे पास, ये वाली जो हेडिंग होगी ये मेरे पास इटैलिक होगी, ठीक है। और यहाँ पर बीच में मेरे पास लाइंस होंगी, ठीक है। तो ये आपका टास्क है जो आपने मुझे कंप्लीट करके मुझे शो करना है। आपकी क्लासरूम में मैं इस टास्क को अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है सर। ठीक है। इसके अलावा कोई क्यूरी हो, कोई चीज हो जो आपने पूछनी हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं, बट मैंने थोड़ा कम करवाया काम इस वजह से कि आपकी फर्स्ट क्लास भी है और फिर एकदम से सब आएगा तो फिर वो आप बोलेंगे कि नहीं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा शुरू के जो कुछ लेक्चर्स हैं, शायद 2 वीक जो हैं, वो जरा थोड़ा आराम से लेके चले और उसके बाद ठीक, जरा बम्बार्ड कर दें, फिर कोई मसला नहीं। ठीक है, नो इशू, कोई ये ना मैं दूसरे वीक से ही गायब ना हो जाऊं। नहीं, बिल्कुल हम स्लो चलेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं सिर्फ आपको इतना ये कहता हूँ कि मैं जो आपको दूं, यानी कि मैंने आपको अगर कोई टास्क दे दिया या कुछ दिया है, सिर्फ आप वो पूरा करें। और आप अगर अलग से प्रैक्टिस नहीं भी करते ना तो आपको तब